विद्यार्थी मित्र, आपने आगे के सप्ताह में हमने व्याकरण का जो पॉइंट था वह पढ़ा था सर्वनाम या विशेषण। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। चिन्ह यानी कि निशान, विराम यानी कि थोड़ी देर रुकना। तो यह विराम चिन्हों का प्रयोग हमें कौन सी जगह पर करना है, यह बात बताई गई है। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह की जो व्याख्या है वह देखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो वाक्य पढ़ते समय, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाली लिपि को हम विराम चिन्ह कह सकते हैं। विराम चिन्ह यानी कि सबसे हम सरल भाषा में अगर कहें तो कोई वाक्य पढ़ते हो, वाक्य बोलते हो या लिखते समय हमें उस बात को स्पष्ट करना है, या इस वाक्य के बीच या अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, शिक्षिका ने पूछा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, तो सबसे पीछे यानी कि आई के पीछे मैंने प्रश्नार्थ चिन्ह बताया गया, क्योंकि शिक्षिका ने प्रश्न पूछा है, यानी कि प्रश्नार्थवाचक विराम चिन्ह हुआ। लेकिन शिक्षिका ने प्रश्न पूछा है इसीलिए यह दोहरा अवतरण चिन्ह भी मैंने लगाया है। और आप देख सकते हैं कि शिक्षिका ने पूछा, तो पूछा के पीछे मैंने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्योंकि यह वाक्य समाप्त हो गया है, इसीलिए जहाँ पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। वाह, वाह शब्द यानी कि विस्मय, जैसे वाह ऐसे जो किसी की प्रशंसा करते हैं, उद्गार जिसे हमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे जगह पर उद्गार चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने वाह, यह आश्चर्य हुआ, किसी की प्रशंसा की, यानी कि मैंने उद्गार चिन्ह लगाया गया और पीछे मैंने वाक्य पूरा हो गया है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। आगे का जो वाक्य है, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है, मैंने दो विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया है कि क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है, यानी कि प्रश्न भी पूछा है और थोड़ी देर पहले मैं भी रुकी हूँ। तो क्यों के पीछे मैंने यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अल्प विराम चिन्ह कब लगाया जाता है, जब हमें थोड़ी देर रुकना है और फिर बोलना है या वाक्य लिखना है, तब हम अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। तो क्यों के पीछे मुझे वाक्य लिखना था, इसीलिए मैंने क्यों के पीछे अल्प विराम चिन्ह लगाया और फिर तकलीफ है यानी कि प्रश्न पूछा है, तो इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों उदाहरण में मैंने आपको समझाया कि प्रथम उदाहरण में आपने किसी ने कहा है वाक्य, इसलिए मैंने दोहरा अवतरण चिन्ह के साथ साथ मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है और पूर्णवाचक भी लगाया। दूसरे वाक्य में आपने उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया है और तीसरे वाक्य में आपने अल्प विराम के साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है। अब आपको विराम चिन्ह के बारे में समझना है कि विराम चिन्ह कब लगाया जाता है। तो किसी भी भाषा को हम बोलते समय, पढ़ते समय या लिखते समय किसी भी बात को अगर स्पष्ट करनी हो तो बीच या अंत में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह विराम चिन्ह हमारी रोजिंदी क्रिया में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखें कि विराम चिन्हों के प्रकार है, उसमें सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम यानी कि किसे कहते हैं, तो इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पर वाक्य लिखते हैं और यह वाक्य लिखने के बाद हमें कुछ पीछे लिखना नहीं है, तो वाक्य हमारा समाप्त हो गया
और वाक्य समाप्त होने के पीछे हमें पूर्ण विराम लगाना जरूरी है, तब पता चल जाएगा कि यह वाक्य पूरा हो गया। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि पूर्ण विराम, तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए गए कि मुझे शुद्ध पानी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे शुद्ध पानी चाहिए, तो यहाँ पर मेरा वाक्य समाप्त हो गया है, तो इसीलिए मैंने पीछे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पंचों के दिल में परमेश्वर बसता है, पंचों के दिल में परमेश्वर बसता है, तो यह वाक्य समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे कि आगे का जो प्रकार है अल्प विराम चिन्ह। अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह कब लगाया जाता है कि हम वाक्य पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर वाक्य लिखना हो तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है कि दादाजी एक बात बताइए, तो मैंने क्या किया, दादाजी, फिर थोड़ी देर में बोलते समय दादाजी थोड़ी देर में रुकी, एक बात बताइए। थोड़ी देर के बाद मैंने एक बात बताइए शब्द पढ़ा, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकी, इसीलिए यह अल्प विराम चिन्ह मैंने लगाया। आगे है नहीं महाराज, यही 4 पैसे मेरे पास है जो लोगों ने दिए हैं। नहीं महाराज, यही 4 पैसे मेरे पास, तो नहीं महाराज, फिर मैं थोड़ी देर रुकी, फिर मैंने यह वाक्य पढ़ा, यही 4 पैसे मेरे पास है जो लोगों ने दिए हैं, यानी कि यहाँ पर 2 बार अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। कैसे कि नहीं महाराज, थोड़ी देर में रुकी, फिर मैंने बताया यही 4 पैसे मेरे पास है जो लोगों ने दिए हैं, तो जो लोगों ने दिए है वह पीछे पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। अब हम देखें कि अर्ध विराम चिन्ह, तो आप समझ गए कि अल्प विराम चिन्ह में थोड़ी देर अगर हमें रुकना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे का जो प्रकार है अर्ध विराम। अर्ध का मतलब होता है आधा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अर्ध का मतलब होता है आधा। यानी कि वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। यह जो विराम चिन्ह होता है वह बीच में होता है। अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम का मतलब क्या था कि हमें थोड़ी देर रुकना हो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से ज़्यादा। यहाँ पर वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना, पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो अर्ध विराम चिन्ह का यहाँ पर मैं वाक्य आपसे कह रही हूँ कि वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया। वह थका हुआ तो था ही, तो वह अल्प विराम से अधिक हुआ। लेटते ही सो गया, लेटते ही सो गया, वह पीछे थोड़ा ही वाक्य आया हुआ है, लेटते ही सो गया, वह पूर्ण विराम हो गया, तो पूर्ण विराम से कम हुई यह बात, तो इसीलिए बीच में यह विराम चिन्ह लगाया गया। बड़ी बड़ी मशीनें नदियों का पानी साफ करती है, फिर उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें नदियों का पानी साफ करती है, फिर उसे घरों तक पहुंचाया जाता है, तो यह बीच में वाक्य हुआ, यानी कि पूर्ण विराम से अधिक, यहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम हुई यह बात, तो इसीलिए यह अर्ध विराम चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम विराम चिन्ह के जो आगे के प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे। आगे के जो 3 प्रकार है मैंने अगले सप्ताह में ले लिए थे। उसमें सबसे पहले तो हमने जाना था कि विराम चिन्ह किसको कहते हैं। तो विराम चिन्ह यानी कि
वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना, यह सूचित करने के लिए तथा वाक्य में आए हुए हाव भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसमें हमने सबसे पहले विराम चिन्ह का प्रकार देखा था। तो पहला प्रकार था पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? तो पूर्ण विराम यानी कि पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। हमने देखा था कि पूर्ण विराम किसे कहते? तो जब वाक्य पूर्ण होता है तब पीछे पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। हमने कुछ उदाहरण भी उसके देखे थे। पहला उदाहरण हमने देखा था कि पंचों के दिल में परमेश्वर बसता है। बसता है यानी कि वाक्य पूर्ण हो गया है तो मैंने वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। मुझे पीछे वाक्य लिखना नहीं है और वाक्य समाप्त हो गया है, इसीलिए मैंने पीछे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया था। मुझे शुद्ध पानी चाहिए, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, यह वाक्य पूर्ण हो गया है, इसीलिए मैंने उसके पीछे पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है। अब विराम चिन्हों का आगे का जो प्रकार था मैंने आपको बताया था कि अल्प विराम। अल्प यानी कि थोड़ा, विराम यानी कि रुकना। तो अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो और फिर वाक्य लिखना हो तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण देखे थे कि दादाजी एक बात बताइए, तो मैंने क्या किया? दादाजी, फिर मैं थोड़ी रुकी, फिर उसके पीछे का वाक्य मैंने लिखा कि एक बात बताइए। बताइए के पीछे मैंने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो दादाजी और एक बात बताइए के बीच में मैंने थोड़ी देर रुककर वाक्य दूसरा बोला, तो इसीलिए यहाँ पर अल्प विराम यानी कि मैं थोड़ी देर रुकी हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग क्या उपयोग किया है। समझू नमक, तेल, साबुन आदि घाव लाता था। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया? वाक्य मैंने किस प्रकार बोला कि समझू यानी कि यह पर नाम दिया गया। समझू नाम का जो लड़का है वह गाव लाता था, लेकिन कौन सी चीज़ें? तो नमक, तेल, साबुन। तो नमक, तेल, साबुन आदि शब्द मैंने बोले तो यह शब्द के पीछे साबुन, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद बोला कि तेल, नमक, साबुन, यानी थोड़ी देर रुक कर मैंने यह शब्द बोले तो उनके बीच में यह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नहीं महाराज, यही 4 पैसे हैं जो लोगों ने दिए हैं। नहीं महाराज यानी कि थोड़ी देर फिर रुकना पड़ता है, यही 4 पैसे हैं जो लोगों ने दिए हैं। तो वहाँ पर यह वाक्य में 2 बार अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नहीं महाराज, फिर थोड़ी देर में रुकी, यही 4 पैसे हैं, फिर मैं थोड़ी देर रुकी, जो लोगों ने दिए हैं। तो यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी कि जहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ता है वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आगे का प्रकार हमने पढ़ा था कि अल्प विराम के बाद आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम यानी कि आधा, वाक्य के आधे में यह चिन्ह लगाया जाता है। तो वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे कि वह थका हुआ तो था ही, वह थका हुआ तो था ही। वहाँ बीच में दूसरा वाक्य लिखने से पहले हम यहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेटते ही सो गया, यह 2 वाक्य हुआ। वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गया।
दोनों के बीच अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बड़ी बड़ी मशीनें नदियों का पानी साफ करती है, फिर उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। यह 2 वाक्य है, लेकिन फिर भी इसमें अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बड़ी बड़ी मशीनें नदियों का पानी साफ करती है, तो बीच में अर्धविराम चिन्ह लगाया गया। फिर मैंने दूसरा वाक्य लिखा है कि फिर उसे घरों तक पहुंचाया जाता है, तो वहाँ पर भी यानी कि पीछे पूर्ण विराम चिन्ह आता है और बीच में अर्धविराम चिन्ह। तो यह 3 जो प्रकार थे विराम चिन्ह के, पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्धविराम, वह हमने आगे देखे थे। अब आगे का विराम चिन्ह का आगे का जो प्रकार है आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर आगे विराम चिन्ह का प्रकार लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? तो इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में किया जाता है। किसी को प्रश्न करना हो या प्रश्न सूचक वाक्य कोई लिखना हो तो उसके पीछे यह प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे। आकाश में कितने तारे हैं? तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है। आकाश में कितने तारे हैं वह किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न पूछा गया है कि आकाश में कितने तारे हैं, यह प्रश्न किया गया है, तो उसके पीछे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। नर्मदा का महत्व किसने बढ़ाया? नर्मदा का महत्व किसने बढ़ाया? तो यह भी प्रश्न किया गया है, तो इसीलिए यह प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? यह भी हमें प्रश्न किया गया है, तो प्रश्न यानी कि पेड़ लगाने का महत्व क्या है, तो इस प्रकार हमें प्रश्न पूछा गया है, तो पीछे हमने भी प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हमारी निजी जिंदगी में भी हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते। अगर किसी को प्रश्न पूछना हो, कोई छात्रों को प्रश्न पूछना हो, तभी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते। विराम चिन्ह के सभी प्रकार, पूर्ण विराम हो, अल्प विराम हो, अर्ध विराम हो, प्रश्नवाचक हो, उद्गार बोधक हो या कोई अवतरण चिन्ह हो, सभी प्रकार हमारे निजी जीवन में काम आते ही है। और सभी विराम चिन्हों का प्रयोग हम हमारी भाषा में भी करते हैं, बोलने की भाषा में भी और लिखने की भाषा में भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे का जो प्रकार है उससे हम कहेंगे उद्गार बोधक यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय यानी कि उद्गार, यानी कि हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, तो विस्मयादि बोधक उद्गार बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? तो बात करते समय प्रशंसा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए वाक्य में उद्गार बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने लिखा कि बात करते समय, यानी कि जब भी हम बात करते, हमारे जीवन में कई ऐसे घटनाएं होती है, कई ऐसे घटनाएं घट जाती है कि जिससे हम कभी खुश हो जाते हैं, हर्ष यानी आनंद करने लगते हैं। कभी हमारे जीवन में दुख का प्रसंग आ जाता है तो वह हमें शोकमग्न हो जाते हैं। कभी किसी के प्रति घृणा यानी नफरत पैदा हो जाती है, तो ऐसा भी भाव हमारे चेहरे पर देखने को मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें अगर पता न हो तो हमें कोई व्यक्ति अचानक ही हमारे घर आ जाता, आने वाला नहीं होता लेकिन फिर भी अचानक ही आ जाता है, या कोई हमारे सामने ऐसी घटना घट जाती है या हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ रखी जाती है जिससे हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ऐसे जो भाव व्यक्त होते हैं उसे हम उद्गार बोधक यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कहेंगे। और यह चिन्ह हमारे जीवन में हर एक तरफ से देखने को हमें मिलता है। तो आइए हम इसके उदाहरण देखें। तो यहाँ पर सबसे मैंने
पहला उदाहरण लिखा है वाह क्या चौका मारा है। तो यह तो प्रशंसा की बात हुई, तो यह प्रशंसा वाला वाक्य हुआ कि वाह किसी की तारीफ करने का, किसी की तारीफ करने की यह बात हुई है, तो यह प्रशंसा का वाक्य हुआ। माँ मुझे पहला इनाम मिला, यहाँ पर हर्ष यानी कि खुशी का जो खुशी की जो बात है यह बताई गई है। इनाम मिलने की बात खुशी की होती है, तो कोई लड़का होता है उसे पहली बार इनाम मिलता है तो वह हर्ष की बात हुई, खुशी की बात हुई, तो वह अपनी माँ से बता रहा है, इसीलिए खुशी की बात हुई, हर्ष की बात हुई। तो यहाँ पर भी माँ के पीछे उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में हमने प्रशंसा का यानी कि उद्गार वाक्य वाह के पीछे हमें उद्गार चिन्ह देखने को मिलता है, और दूसरे वाक्य में माँ के पीछे हमें उद्गार बोधक चिन्ह का प्रयोग किया देखने को मिलता है। तो दोनों जो वाक्य है वह प्रशंसा और हर्ष उद्गार बोधक चिन्ह में हमें हमारे जीवन में हर एक भाव प्रचलित, हर एक भाव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रशंसा, हर्ष, शोक, घृणा, नफरत आदि भाव हमें देखने को मिलेंगे। उद्गार बोधक चिन्ह का आगे का जो वाक्य है यहाँ पर मैंने लिखा है हाय मैं तो लूट गया, यानी कि यहाँ पर शोक का, दुख का वातावरण है। तो यहाँ पर हाय मैं तो लूट गया, तो हाय शब्द वह उद्गार बोधक यानी कि विस्मय में पड़ने वाली बात हुई, तो यहाँ पर शोक का वातावरण हमारे सामने नजर आया है। तो यहाँ पर हमारा उद्गार बोधक चिन्ह पूरा हुआ। आगे का जो प्रकार है अवतरण चिन्ह। विद्यार्थी मित्र, अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इखरा अवतरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो सबसे पहले हम इखरे अवतरण चिन्ह को पढ़ेंगे। इखरा यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इखरा अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों अवतरण चिन्ह के प्रकार बताए गए। तो इखरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि के लिए किया जाता है। दोनों इखरे अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह दोनों का अलग अलग काम है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इखरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब किसी लेखक का कोई उपनाम होता है, किसी की रचना होती है यानी लेखक ने कोई रचना की होती है, पुस्तक का कोई नाम होता है, पुस्तक का कोई शीर्षक होता है, तो वहाँ पर इखरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले आप कक्षा 6 में और 7 में समझदार नन्ही पाठ आपने पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि समझदार नन्ही, यह क्या हुआ, पाठ का शीर्षक हुआ। तो मैंने उसको कौन से चिन्ह में लिया है, इखरे अवतरण चिन्ह में। समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो मैंने समझदार नन्ही जो था वह पाठ का शीर्षक हुआ, तो वह मैंने इखरे अवतरण चिन्ह में लिया है। उसी प्रकार आप कक्षा 7वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको पता है कि कुत्ते की वफादारी उनमें यानी कि कक्षा 7 में कुत्ते की वफादारी पाठ आता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक है लल्लू भाई रबारी। तो मैंने यहाँ पर कुत्ते की वफादारी वह पाठ का शीर्षक हुआ, तो वह मैंने इखरे अवतरण चिन्ह में लिया है। आगे अब यह हुआ पुस्तक के शीर्षक के बारे में हमने जाना। आगे का जो वाक्य है वह हमने व्याख्या में यानी कि इखरे जो अवतरण चिन्ह की व्याख्या हमने पढ़ी, तो उसमें हमने एक शब्द का उपयोग किया था कि यह अवतरण चिन्ह पुस्तक के शीर्षक के अलावा किसी लेखक का उपनाम हो तब भी यह अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी वह लेखक है, लेकिन वह किस उपनाम से जाने जाते हैं, तो उनका जो उपनाम है निराला।
तो निराला मैंने इक हरे अवतरण चिन्ह में लिखा है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। तो निराला मैंने एक हरे अवतरण चिन्ह में लिखा। तो विद्यार्थी मित्र, आपको ध्यान रखना है कि इक हरे अवतरण चिन्ह में भी इक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या कोई पुस्तक का शीर्षक हो तभी यह इक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे अवतरण चिन्ह का जो दूसरा प्रकार है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा यानी कि जो डबल होता है। तो दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? तो जब कोई व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति, किसी ने कोई वाक्य कहा हो, कोई नारा दिया हो, कोई तटस्थ वाक्य कहा हो और वह सबको पता हो, तो ऐसे महान व्यक्तियों के कथन को हम दोहरे अवतरण चिन्ह में ले सकते हैं। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा है, प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो यह प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, यह वाक्य महात्मा गांधी ने ही कहा है, इसीलिए मैंने उसको दोहरे अवतरण चिन्ह में लिया। यानी कि महान व्यक्ति महात्मा गांधी वह महान व्यक्ति हुए और उन्होंने ही यह वाक्य किया है, उन्होंने ही अपने मुंह से यह वाक्य बोला था, तो यह दोहरे अवतरण चिन्ह में हुआ। आगे शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था, तो इसीलिए यह भी उनका कथन हुआ, उनके मुख से निकला हुआ यह शब्द हुआ, तो यह पर नारा हुआ, तो यह भी जय जवान जय किसान यह दोहरे अवतरण चिन्ह में आएगा। अब विराम चिन्ह का आगे का जो प्रकार है वह है कोष्टक चिन्ह। विद्यार्थी मित्र, कोष्टक यानी गुजराती में हम जिसे कौंस बोलते हैं, तो हिंदी में उसे हम कोष्टक बोलेंगे। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो क्रमांक, यानी कि हम 1, 2, 3 क्रम देते हैं ना, तो वहाँ पर यह विराम चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। क्रम सूचक अक्षर यानी कि 1, 2 लिखकर हम गोल यानी चौरस जो होता है, चौकोन वाला जो कोष्टक होता है उसमें हम लिख सकते हैं। या फिर कोई समानार्थी शब्द लिखना हो, एक समानार्थी शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, तो अगर एक समानार्थी शब्द लिखकर हमें कौंस करके यानी कोष्टक करके लिखना हो तो दूसरा शब्द हम लिख सकते हैं। तो वह पर समानार्थी शब्द या नाटक में पात्रों के जो हाव भाव होते हैं वह सूचित करने के लिए यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार नाटक जब चलता होता है तो उसमें कई शब्द ऐसे होते हैं जो बोलकर नहीं, लेकिन यह हमारे मुख पर से हाव भाव व्यक्त करते हैं, यह बोलने वाले शब्द होते नहीं। जैसे कि हम कहें कि नाटक में किसी का गुस्सा प्रकट करना हो तो वह व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि अब मैं गुस्सा करूँगा, अब मैं हंसूँगा, अब मुझे हास्य करना है, ऐसा बोलेगा नहीं। लेकिन वह क्या करेगा? अपने मुख पर गुस्से का दृश्य लाएगा, तभी सामने वाले बैठे हुए लोगों को पता चल जाएगा कि उसे गुस्सा आया है। वह बोलेगा नहीं कि मुझे अब गुस्सा आने वाला है। तो उसी प्रकार नाटक में ऐसे हाव भाव व्यक्त करने होते। आपने यहाँ पर उदाहरण देखा कि उसने मनी ऑर्डर धनादेश से भेजे। मैंने कहा कि व्याख्या में हमने क्या किया कि इसका प्रयोग कब किया जाता है कोष्टक चिन्ह का? तो सबसे पहले तो क्रमक या क्रम सूचक अक्षर। तो क्रमक या क्रम सूचक अक्षर किसे कहेंगे? हम लिखते हैं
पॉइंट देने हो या प्रश्न का नंबर देना है तो हम लिखते हैं कि 1, तो 1 करके हम कोष्टक चिन्ह करते हैं, फिर 2, तो 2 करके हम कोष्टक चिन्ह करते हैं। तो उसी प्रकार फिर मैंने कहा कि समानार्थी शब्द, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण लिखा है, आप देख सकते कि उसने मनी ऑर्डर धनादेश से भेजा। तो मनी ऑर्डर शब्द है वह अंग्रेजी शब्द हुआ, लेकिन उसका हिंदी शब्द होगा धनादेश। दोनों का मतलब तो एक ही होता है, मनी ऑर्डर और धनादेश, दोनों शब्द का अर्थ तो एक ही होता है। लेकिन मैंने आपको यह मनी ऑर्डर शब्द का पता चले इसीलिए मैंने कौस यानी कोष्टक करके मैंने धनादेश शब्द यहाँ पर लिखा है। तो यह भी समानार्थी शब्द हुआ। मैंने आपको बताया कि राजा, फिर मैंने लिखा क्रोध से, उसे पकड़कर ले आओ। फिर आप देख सकते मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि नाटक में हाव भाव को सूचित करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राजा को गुस्सा आया, यह राजा बोलेगा नहीं, लेकिन यह अपने चेहरे पर, अपने व्यक्तित्व में क्रोध आ रहा है ऐसा वह प्रकट करने वाला है। वह पढ़े, यानी कि जो नाटक में लिखने वाली जो स्क्रिप्ट होती है उसमें तो वह लिख सकता है कि उसे अब क्रोध आने वाला है, लेकिन वह जब लोगों के सामने प्रकट करेगा तब यह शब्द बोलेगा नहीं, सिर्फ उसे प्रकट करना है। तो इसी प्रकार कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे का जो प्रकार है विराम चिन्ह का वह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हमेशा दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप तो जानते हैं कि हमारी हिंदी और गुजराती भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ हम दो साथ ही बोलते हैं। तो जैसे कि रात दिन, कोई व्यक्ति अगर ज़्यादातर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो हम उसके बारे में हम कहते हैं ना कई बार, यह लोग या ये लड़का तो बहुत रात दिन मेहनत करता है। मेहनत तो सिर्फ दिन में ही करता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, रात दिन मेहनत करता है। तो रात दिन शब्द भी दो शब्द जुड़े हुए हैं। शोरगुल, यहाँ पर कई बच्चे आवाज़ कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे बहुत ही शोरगुल करते हैं, सिर्फ शोर करते हैं ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन क्या करते हैं, बच्चे बहुत ही शोरगुल करते हैं, यानी कि दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ लेकिन फिर भी वह दो शब्द हम साथ में बोलते हैं। उल्टा पुल्टा, मारना पीटना, यहाँ पर भी मारना पीटना शब्द भी दोनों साथ ही बोलते हैं, क्योंकि मारना और पीटना शब्द दोनों का अर्थ तो समान होता है, लेकिन फिर भी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो भी हम ऐसा ही कहेंगे कि इन लोगों का तो मारना पीटना रोज का हो गया। तो मारना पीटना शब्द भी यानी कि दोनों साथ में हुए। अब आपको यहाँ पर हमने कोष्टक चिन्ह का परिचय दिया, योजक चिन्ह का परिचय दिया, फिर आगे आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग किसी की व्याख्या करने या किसी विषय को विस्तार से समझाने के लिए यह किया जाता है। किसी की व्याख्या करनी हो या किसी विषय को विस्तार से समझाना हो तो इसका प्रयोग हम करेंगे। मैंने यहाँ पर यह वाक्य को मुझे विस्तार से समझाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारी यात्रा में कई नगर आए। यह यात्रा हमने की है, उसमें कई नगर आए थे, लेकिन कौन कौन से वह मुझे स्पष्ट तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने लिखा कि पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क। तो यह स्थलों पर हमने यात्रा की है, इसीलिए मैंने इसकी स्पष्टता की है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने विराम चिन्ह के बारे में बहुत सारे प्रकार अच्छी तरह से आपने देखे। तो सबसे पहले तो आपने तो विराम चिन्ह के बारे में जाना था कि विराम चिन्ह किसे कहते,
तो वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना और अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह में हमने सबसे पहले यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया, अल्प विराम चिन्ह देखा, अर्ध विराम चिन्ह देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह देखा, उद्गारबोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह और साथ ही हमने निर्देशक चिन्ह भी हमने पढ़े। तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्हों में किया जाता है। अब आपको स्वाध्याय के कुछ उदाहरण मैं आपको गृह कार्य के लिए दे रही हूँ, तो वह आपको करना है। वाक्य सिर्फ बिना विराम चिन्हों को दिया गया है, उसमें आपको योग्य विराम चिन्ह पसंद करके आपको लगाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला वाक्य पढ़ा, कहाँ जाए क्या करे, यह उसकी समझ में नहीं आता था। कहाँ जाए क्या करे यह उसकी समझ में नहीं आता था। तो आपको यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करके यह वाक्य फिर से बनाना है। पीछे पूर्ण विराम तो आएगा, लेकिन बीच में दो वाक्य यानी कि दो चिन्ह आए हैं, वह आपको खोज निकालनी है। उन्होंने सिखाया जियो और जीनो दो। मैंने यह सरल वाक्य बोला कि उन्होंने सिखाया जियो और जीने दो, वह सरल वाक्य हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है। मैंने यह सरल वाक्य बोला कि हे भगवान यह सब क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है कि पीछे पूर्ण विराम तो आता है, लेकिन बीच में एक वाक्य, बीच में एक जो विराम चिन्ह आता है वह आपको लगाना है। मेरी महाराज कर्ण की जय हो, महाराज कर्ण की जय हो, यह वाक्य मैंने बोला, तो उसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा यह आपको लगाकर फिर से लिखना है। बारिश ने रुकने का नाम न लिया, नदी में बाढ़ आ गई। तो यहाँ पर बारिश ने रुकने का नाम न लिया और नदी में बाढ़ आ गई, यह सरल वाक्य हुआ और उसमें आपको पूर्ण यानी कि उसमें आपको विराम चिन्ह का अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से वाक्य लिखना है। धन्यवाद।